हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम लोग कार्यपालिका एक चैप्टर है। मतलब कार्यपालिका इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दो, भारत का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कार्यपालिका प्रत्येक यहाँ से 4 या 5 प्रश्न बनते हैं। और ख़ासकर बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा हो गया, या ऑल इंडिया का लेवल जैसे एम एमपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, ये सब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो आप लोग कर लेंगे। और देखिए, हम पॉइंट जो मुख्य बिंदु है वो भी लिख दिए हैं। चलिए तो हम लोग सेशन शुरू करते हैं। देखिए, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, और वह सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक ना। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्मनी में कैसी व्यवस्था है, तो क्या बोलेंगे? संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का नाममात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। राष्ट्रपति निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है। आगे देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं, बल्कि निर्वाचन विधायिका और संसद के द्वारा होता है। ठीक ना, लोकसभा राज्यसभा के। उसके बाद अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। और 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया। कब किया गया पोस्ट ऑफिस संशोधन? 1986 में। संशोधन के 91वें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद सभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेती है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन किसके द्वारा होता है? संघ लोक सेवा आयोग, जिसे इंग्लिश में यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर क्या बनाते हैं? कार्यपालिका। प्रश्न पूछेगा कार्यपालिका कौन 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 होते हैं, तो क्या बोलेंगे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे आईएएस बोला जाता है, और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। और बीपीएससी बोलेगा तो क्या बोलेंगे? राज्य स्तर पर। समझ गए? चलिए आगे का प्रश्न देखिए आप लोग। अब इसमें है संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, इसमें से आप कराइए। संसदीय कार्यपालिका का मतलब होता है ऐसे कार्यपालिका जो संसद के बहुमत व समर्थन पर निर्भर हो। क्लियर हो गया? आगे देखिए। उसके बाद है कि निम्नलिखित संवाद पढ़ना है। आप किस तरफ से
सहमत हैं और क्यों सहमत हैं, ठीक ना। दिया है संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठापा मारना है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इस कारण उसे प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है जो प्रधानमंत्री बने। अब आपको क्या देना है, सहमति भी जताना है और अपना तर्क भी देना है। तो क्या करेंगे, सामा के बाद से हम सहमत हैं क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इसलिए उसे हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। यानी सिद्धांत यह कहता है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से नियुक्त करता है व संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री अपना कार्य न करे वह राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के संबंध में जो हुआ था घटना उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है इसमें सुमेलित करना है कि भारतीय विदेशी सेवा जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है उसे क्या बोलते हैं, तो भारतीय विदेश सेवा भारत के लिए विदेशों में कार्यरत है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे है कि प्रादेशिक लोक सेवा केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और होते हैं। तो प्रादेशिक लोक सेवा जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है, समझ गए। उसके बाद अखिल भारतीय सेवा जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती है, इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है, केंद्र में भेजा जा सकता है। सहमत और अपना तर्क देना है तो क्या लिखेंगे, अखिल भारतीय सेवाएं जिस प्रदेश में जाए उसमें काम करती है और इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। क्लियर हो गया। उसके बाद एक केंद्रीय सेवाएं भारत के लिए विदेशों में कार्यरत, इसका मतलब क्या है, यानी केंद्रीय सेवाएं केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार को जारी किया होगा। यह मंत्रालय प्रदेश की सरकार का है या केंद्र सरकार का और क्यों, ठीक ना। तो इस पर तर्क देना है। दिया है एक सरकार आदेश अनुसार सन 2004 से 5 में तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक निगम कक्षा 7 एवं 10 और 11 की नई पुस्तक जारी करेगा। इस कथन में क्या कहेंगे, तो बोलिएगा यह समाचार तमिलनाडु सरकार के शिक्षा मंत्रालय का है क्योंकि राज्य शिक्षा मंत्रालय ही कक्षा 7 और 10वीं और 11वीं की कक्षा विषय से संबंधित है। इतना करेंगे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है भीड़ भरे तिरुवल्लुर से चेन्नई खंड में लौह अयस्क निर्यातकों की सुविधा के लिए एक नई रेल लूप लाइन बिछाई जाएगी। नई लाइन लगभग 80 किलोमीटर की होगी। यह लाइन पुटूर से होगी और बंदरगाह के निकट अतिपट तक जाएगी। तो यह समाचार रेलवे मंत्रालय का है जो केंद्र का विषय है, अतः यह केंद्र सरकार के अधीन है। यह विषय निर्यात से भी जुड़ा है व यह भी केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति, इस पर तर्क देना है तो क्या लिखिएगा। इसमें दिया है 4 ऑप्शन शायद। लोकसभा के सभी बड़े दल के नेता को चुना जाता है, लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन के दलों में सबसे बड़े दल के नेता को चुना जाता है, ठीक ना। और उसके बाद दिया है राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुना जाता है। उसके बाद है गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुना जाता है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुना जाता है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। जाहिर सी बात है समर्थन प्राप्त होगा तो नहीं चुना जाएगा, ठीक ना। देखिए इम्पोर्टेंट है, इस चर्चा को पढ़कर बताएं कि कौन सा कथन भारत में ज़्यादा लागू होता है। तो पढ़ लीजिएगा, लिख दिए हैं, कोई इसमें खास नहीं है। अधिकतम 100 शब्दों में क्या मंत्रिमंडल, हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर साल में माननी पड़ती है? आप क्या सोचते हैं? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखें। देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 में लिखा है
कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा जो उनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह जरूरी रूप से माननी होगी। लेकिन संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के संशोधन में फिर यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति प्रथम बार मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, या वह उस सलाह को दोबारा विचार विमर्श करने के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा विचार विमर्श करने के बाद दी गई सलाह उनको फाइनल रूप से मानना पड़ेगा। समझ गए? चलिए, एकदम मतलब सिंपल भाषा में मैंने वो किया है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो, या 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है, संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं। कार्यपालिका को नियंत्रण करना इतना जरूरी क्यों है? आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? ये आपको तर्क देना है। लिखिएगा, संसदीय सरकार की यह प्रमुख विशेषता है, वह गुण है कि यह एक जिम्मेदार उत्तरदायी सरकार है। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। दोनों में जहर संबंध होता है, कोरिलेट बोलते हैं जिसको। वह विभिन्न संसाधनात्मक तरीकों से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर लगातार अपना नियंत्रण बनाता है, जो आवश्यक भी है, क्योंकि संसाधनात्मक सरकार की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि सरकार या कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का लगातार नियंत्रण करने से इस पर नियंत्रण रहता है। इसके मनमानी पर रोक लगता है, पर इससे अच्छे व जनहित के निर्णय लिए जाते हैं। व्यवस्थापिका जनमत पर नियंत्रण काम रोको प्रस्ताव से वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियंत्रण करती है, जो स्वच्छ प्रशासन व जनहित के लिए आवश्यक भी है। ये सिंपल भाषा में मैंने इसको लिख दिया है, पढ़ भी दिया, समझा भी दिया, और इसको आप नोट्स बना लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, कहा जाता है कि प्रशासनिक कामकाज में बहुत ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। सुझाव के तौर पर कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्त एजेंसियां बननी चाहिए जिन्हें मंत्रियों को जवाब देना पड़े। क्या आप मानते हैं कि इस प्रशासन का ज़्यादा जनहित ऐसी होगा? आंसर लिखना है आपको कि हमारे यहाँ 2 प्रकार की कार्यपालिका है। एक राजनीतिक कार्यपालिका जो अस्थायी होती है, वह जिसमें मंत्रियों के रूप में जनप्रतिनिधि होते हैं, और दूसरी अस्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें सरकारी कर्मचारी होते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अनुभवी और विशेषज्ञ होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अस्थायी नौकरशाही, पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। देखिए, इसके बाद है 200 शब्दों में लिखना है, नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचन आधारित प्रशासन होना चाहिए। इस विषय पर 200 शब्दों में लिखना है। यानी आज भारत में 2 प्रकार की कार्यपालिका है, आपको भी पता है, अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। एक चुनी हुई राजनीतिक अस्थायी कार्यपालिका और दूसरी निष्पक्ष अराजनीतिक, जिसे निश्चित योग्यता के आधार पर निश्चित विधि के द्वारा नियुक्त अस्थायी कार्यपालिका, जिसमें क्लर्क से लेकर मुख्य सचिव शामिल हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य विधान पालिका व संसद या व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। यानी इनकी एक निश्चित राजनीतिक सोच है जिसके आधार पर ये चुनाव जीतते हैं, उसी आधार पर नीति निर्माण करते हैं, लागू करते हैं। और दूसरा ये नौकरशाही पर है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप पढ़कर नोट्स बना लेंगे। देखिए आगे का देखते हैं। कार्यपालिका क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ये कार्यपालिका का अर्थ है व्यक्तियों के उस समूह से जो कायदे कानून के संगठन को रोजाना लागू करते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए, कार्यपालिका के प्रमुख बोल रहा है तो प्रमुख लिखना होगा। यानी कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद एक कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर होता है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी शामिल हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपका कि कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, संसदीय और क्या बोलेंगे, अर्ध अध्यात्मक, अध्यात्मक, ठीक ना, अध्यक्ष बोलते हैं जिसको, उसी का रूप है। इसका मैंने एक्सप्लेन भी लिख दिया है। संसदीय में क्या बोलेंगे कि सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं, और उसके बाद विधायिका, विधायिका में बहुमत वाले दल के नेता होते हैं और विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक ना। उसके बाद है अर्ध, मतलब अर्ध अध्यक्ष जो होते हैं यानी पूरा नहीं होते हैं, तो ये राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है इसमें, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, फैक्ट आप देख लीजिएगा, ठीक ना। अभी मैंने ये बताया। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, यानी राष्ट्रपति के पास क्या विशेष अधिकार है, उस चीज़ को बोल रहा है। लिखेंगे संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दे और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे, और राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है भारत में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार निम्न प्रकार से हैं। दिया है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानून रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, जिसे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृत देने में विलम्ब कर सकता है या स्वीकृत देने से मना कर सकता है, ठीक ना। तो इतना हो जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से यह पद रिक्त होने पर कार्यवाही राष्ट्रपति का काम करता है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। इतना लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल देना है कि फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती, ठीक ना, बीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का मतलब क्या है, कार्य क्या है। लिखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसे बोलते हैं वह संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य अखिल भारतीय स्तर व केंद्रीय स्तर के सेवाओं के लिए पदों की सेवा शर्त तय करना, परीक्षाओं का संचालन करता है, पता लगाता है कि विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की सिफारिश कैसे होगी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है यूपीएससी का। अगला देखिए, उसके बाद है आईएएस और आईपीएस पूछ रहा है। तो आईएएस किसको बोलते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा को, और आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा, ठीक ना। दोनों का चयन यूपीएससी के द्वारा होता है जिसे संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। भारत में सिविल सेवा आयोग कितने प्रकार के होते हैं, तो भारत में सिविल सेवा आयोग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं अखिल भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ठीक ना। अखिल भारतीय सेवा के रूप में, केंद्र सेवा के रूप में भारतीय विदेशी सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, और प्रांतीय सेवा में बिक्री कर अधिकारी बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका नौकरशाही वाला, उतना इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की भूमिका का वर्णन करना है। यानी भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, कैसी होनी चाहिए। तो लिखिएगा आप कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की भूमिका जो है ये निम्नलिखित इस प्रकार है। यदि भारत में किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो तो राष्ट्रपति एक लंबी प्रक्रिया अपनाते हैं तथा किसी गठबंधन के नेता को अपने दावे के समर्थन में
संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कह सकते हैं और पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को भी कह सकते हैं। इतना बोलिएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लिखना है मार्च 1998 के चुनाव में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटें मिली जो बहुमत से 21 कम थी। कितनी थी कम? 21। उसके बाद देखिए, तब राष्ट्रपति नारायणन ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता थे वो अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों को दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को कहा। उसके बाद वीटो पावर या निषेधाधिकार क्या है? निषेधाधिकार क्या है? इसमें लिखना है कि राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है जिसे वह संसद द्वारा पारित विधेयक को, जिसे हम लोग धन विधेयक को छोड़कर बोलते हैं, स्वीकृति देने में विलम्ब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस संसद को लौटा भी सकता है। इतना करना है, क्लियर हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों? तो देखिए हमारा यहाँ तक जो 11th क्लास का NCERT और CBSE पर जो आधारित था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया, उसका प्रश्न उत्तर। ठीक ना, प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया दोस्तों। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर कर लेंगे, लिख लीजिएगा। और ये सिर्फ NCERT ही नहीं, NCERT का निचोड़ है दोस्तों। इसमें समझ लीजिए आपका UPSC का जो सिलेबस होता है, BPSC का जो सिलेबस होता है, NCERT जो 6 से लेकर 12 तक, उसका एक रामबाण है। इसे ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा आपको सारा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल PDF है वो मैंने PDF को एक्सप्लेन कर कर बता दिया है। आप पढ़ लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसमें फैक्ट भी है, नोट कर लेंगे, आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।